आराधना ने कल ही ससुराल में कदम रखा था। नई उमंगे, नए सपने, नया जीवन सब उसकी प्रतीक्षा में थे। रात कुछ ऐसे गुजरी थी मानो मेहंदी का रंग और गहरा हो गया हो। सुबह में ओस की बूंदें आराधना के चेहरे पर कुछ इस तरह बिखरी थी कि रात का पूरा फसाना उसके खिले हुए लाल गाल बयां कर रहे थे। सुबह के 7 बज रहे थे, सभी मेहमान रुखसत हो चुके थे। तब माँ ने आवाज़ दी, बहू ओ बहू। जी माँ। आराधना ने माँ के पाँव छूकर आशीर्वाद लिया। अरे तुम उठ गई, कितने दिन की थकान थी, साफ दिख रहा था तुम्हारे चेहरे पर। कल रात कुछ देर और सो लेती बेटा। माँ मैं ठीक हूँ, मुस्कुराते हुए जवाब दिया आराधना ने। अच्छा सुन, आज तुझे चौके चढ़ाना पंजाबी में पहली बार रसोई बनाने को कहते हैं। जी माँ कहिए, आज नाश्ते में क्या बनाना है, मैं बनाती हूँ। अरे नहीं, नाश्ता नहीं तो बस हलवा बना ले, बाकी मैं और सोनम मिलकर बना लेंगे। माँ आप बताइए ना, मैं बना लूँगी। अरे बेटा, उम्र भर तुझे ही बनाना है ना, रुक जा 2-3 दिन, फिर बनाकर खिलाना सबको और मैं आराम करूँगी। इतने में पीछे से सोनम ने आकर चौंका दिया। और मैं भी आराम करूँगी भाभी। माँ और आराधना दोनों हंस दिए और फिर तीनों रसोई घर की तरफ चले। जब तक किचन का काम करके सब बाहर आए, रणवीर नहाकर तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर आ गया था। माँ नाश्ता। आराधना ने फौरन टेबल पर नाश्ता लगा दिया। सब बैठ गए और आराधना ने माँ, सोनम और रणवीर को नाश्ता परोसा। वीर, आराधना ने आज पहली बार रसोई बनाई है, चखना ये हलवा और बता कैसा बना है। रणवीर ने चुपचाप चम्मच में हलवा लेकर चखा। वही आराधना की धड़कन रुक सी गई, हाथ पांव कांपने लगे और शर्म से आंखें जमीन से गड़ी जा रही थी। न जाने कैसा लगेगा रणवीर को, क्या बोलेंगे वो। इन्हीं ख्यालों को बुनते हुए वो किनारों से नाकाम सी कोशिश किए जा रही थी रणवीर को देखने की। रणवीर ने चुपचाप नाश्ता किया और हलवा खाकर उठ खड़ा हुआ। आराधना तैयारी कर लेना, कल सुबह 4 बजे की फ्लाइट है मलेशिया की, हम 2 बजे निकल जाएंगे घर से। अरे बेटा, पर हलवा बोल तो कुछ, पहली बार बनाया है बहू ने। रणवीर ने जाते जाते मुड़कर देखा। ठीक था। एक रूखी सी नज़र आराधना पर डाली और कमरे की ओर चला गया। आराधना अपनी सोच में डूबी हुई चुपचाप बैठकर नाश्ता करने लगी। उसके चेहरे से अचानक मुस्कान कहाँ चली गई, किसी ने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। तभी माँ ने अपना अगला आदेश सुनाया। आराधना, तेरे भैया आते होंगे तुझे फेरा डालने, पग फेरे की रस्म, जाना है ना, और फिर रात निकलना है तो उसकी भी तैयारी करनी है। तो जल्दी से नाश्ता कर, कमरे में जाकर तैयारी कर ले। ठीक है बेटा। जी माँ, कहकर आराधना फिर से खुद में ही खो गई। रणवीर क्या नाराज है मुझसे, क्या बात होगी, कल रात तक तो ठीक थे, कुछ समझ नहीं आ रहा, जाकर बात कर लेती हूँ, खुद से ही सवाल करती हुई आराधना नाश्ते के बाद कमरे में पहुंची। रणवीर अपने लैपटॉप पर मेल चेक कर रहा था। उसने एक नज़र आराधना पर डाली और वापस अपने काम पर लग गया। आराधना से अब रहा नहीं गया। सुबह से अब तक रणवीर ने एक भी नज़र भर के आराधना की तरफ नहीं देखा था और आराधना उस एक नज़र के लिए तरसे जा रही थी। आखिर उसने सवाल कर ही लिया। क्या बात है रणवीर, इतनी बेरुखी किस लिए, क्या कोई गलती हुई मुझसे? नहीं तो बिना लैपटॉप से नज़रें हटाए उसने जवाब दिया। फिर क्या बात है कि मेरी तरफ देख भी नहीं रहे तुम? क्या मतलब? रणवीर ने एक नज़र आराधना को देखकर पूछा और वापस अपने लैपटॉप में खो गया। यही कि आज तुम, वो हलवा अच्छा नहीं था क्या? कहा तो था ठीक है। आखिर खुद ही खामोश होकर आराधना जमीन की तरफ आंखें गड़ाने लगी। कुछ देर उसे इस तरह खड़े देख रणवीर ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, देखो आरू, मुझे तारीफों के पुल बांधने नहीं आते, तो इस तरह की कोई उम्मीद मुझसे कभी रखना ही मत। चलो अब तैयार हो जाओ, तुम्हारे भैया आते होंगे। और हाँ सुनो, मुझे थोड़ा काम है तो इसलिए हम ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे, घंटे भर में वापस आना होगा। ठीक है, मायूसी भरी आवाज़ में आराधना ने जवाब दिया। रणवीर ने नज़रअंदाज किया और अपने काम में लग गया। कुछ देर में भैया आए और आराधना और रणवीर उनके साथ चले गए। आराधना घर पहुंची तो खिलखिला उठी। उसे खुश देख परिवार के सभी चेहरे सुकून से भर गए। बेटी अपने ससुराल से चहकती हुई आए
तो मायके वाले बड़ी सुकून की सांस लेते हैं। कम ही लोगों को ये सुकून मिल पाता है, पर आराधना के मम्मी पापा को बड़ा सुकून मिला, क्योंकि आराधना की दीदी प्रार्थना अपने ससुराल और पति के साथ खुश ना रह पाई और 2 साल से तलाक का केस लड़ते हुए मायके में रह रही थी। प्रार्थना को भी अच्छा लगा कि आरू खिलखिलाती हुई सी आई है। तय वक्त के मुताबिक रणवीर ने आराधना से चलने के लिए कहा तो आराधना ने चेहरे के भाव से ही रणवीर से कुछ देर और रुकने की गुहार लगाई, पर रणवीर ने उसे ढेर सारे काम गिनवाते हुए चलने के लिए मना लिया। 4 बजे तक दोनों घर लौट आए। आ गए तुम लोग, बेटा तुम लोग आराम कर लो, क्योंकि फिर पैकिंग कर तुम्हें निकलना भी है ना। जी माँ कहकर दोनों कमरे में चले गए। रात तय समय के मुताबिक दोनों घर से निकले। करीब 3 बजे तक एयरपोर्ट पहुंच गए। रास्ते भर रणवीर अपने मोबाइल में जाने क्या ढूंढता रहा और आराधना पूरे सफर में प्यार के कुछ लम्हे ढूंढती रही, जो शायद कार में बैठते समय वो बाहर ही भूल गई थी। कहीं सामान के बीच पैक तो नहीं कर दिए थे जो गाड़ी के बैग में रखवा दिया था। आराधना बार बार रणवीर की बाह में अपनी बाह फंसाकर उसके कंधे पर अपना सिर टिकाकर कुछ प्यार भरी बातें करने की कोशिश करती और रणवीर उसे ये कहकर दूर कर देता, सब्र करो आरू, अभी मुझे ये सर्च करके सुमित को भेजना है जिससे वो प्रेजेंटेशन बना सके और तुम होगी। आराधना को रणवीर का ये बेरुखा स्वभाव समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो कुछ कह भी नहीं पा रही थी। उसकी आंखें नम होने लगी तो उसने खुद को संभालते हुए खिड़की से बाहर देखना शुरू किया। एयरपोर्ट पहुंचकर दोनों ने समय पर फ्लाइट ली और जाकर अपनी सीट पर बैठ गए। आराधना को उम्मीद थी शायद अब रणवीर कुछ बात करेंगे, यहाँ तो मोबाइल भी नहीं चलेगा, पर सब कुछ सेट कर लेने के बाद रणवीर ने आराधना से कहा कि सफ़र में करीब 6 घंटे लगेंगे, इसलिए बेहतर है यहाँ नींद पूरी कर ली जाए। इतना कहकर उसने अपना सिर सीट पर टिकाया और आंखें बंद कर ली। सोचो मत आरू, सो जाओ अब तुम भी, काफ़ी थकान हो रही है ना। इतना कहते ही रणवीर की आंख लग गई और आराधना उसके चेहरे की ओर देखती रह गई। एक वीरान सा मंजर, दूर दूर तक सन्नाटा और आसपास कोई नहीं। दुल्हन के जोड़े में सजी आराधना हाथ छुड़ाकर जाते हुए एक परछाई को देख रही थी। धीरे धीरे वो परछाई आंखों से ओझल होने को थी। आराधना ने उस परछाई का पीछा किया, उसे पकड़ना चाहा, मगर वो दूर एक आंधी में गायब हो गई। आराधना जोर से चिल्ला उठी, वीर। इतने में हड़बड़ाकर आराधना की आंख खुल गई। उसे पता ही नहीं चला कब खुद से सवाल जवाब करते उलझते हुए उसकी आंख लग गई थी और आंख खुली तो हैरानी से बस रणवीर को देखे जा रही थी। रणवीर ने जब आराधना को इस तरह अपनी तरफ देखता पाया तो पूछा, क्या हुआ आराधना, ठीक हो ना? इतना सुनते ही आराधना ने झटके से रणवीर का हाथ कसकर थाम लिया, उससे लिपट गई। आराधना, ये क्या हरकत है, हटो अभी। देखो लैंड कर लिया है प्लेन ने, चलो उठो, हमें उतरना है, फिर जल्दी से होटल पहुंच जाएं। तो मैं सुमित से अपने काम के बारे में पूछूं। आराधना चौंक गई। उसे उम्मीद थी कि एक बुरे सपने से डरी हुई अपनी नई दुल्हन को रणवीर प्यार से गले लगाकर उसे सुकून देगा, मगर उसने तो जानना भी जरूरी नहीं समझा कि आराधना हड़बड़ाकर क्यों उठी। पर वो खामोश थी, बिना कुछ कहे चुपचाप रणवीर के पीछे चल दी। टैक्सी में बैठकर आखिर आराधना ने सवाल किया, रणवीर, हम अपने हनीमून पर आए हैं या तुम्हारे बिजनेस ट्रिप पर? आराधना, हनीमून के चक्कर में अपना काम छोड़ दूं? तुम्हें क्या पता ये जो प्रोजेक्ट मेरे हाथ लगा है ये कितना ज़रूरी है मेरे लिए। अगर ज़रा भी चूक हो गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा मेरा। कैसे समझाऊं तुम्हें, थोड़ा सब्र कर लो, जिंदगी हमें साथ ही तो बितानी है ना। रणवीर की ये दलीलें सुनकर आराधना खामोश हो गई। वो समझती थी काम की अहमियत, इसलिए चुपचाप उसे काम करता देखती रही। करीब सुबह 10:30 बजे दोनों होटल पहुंचे। रूम में आते ही रणवीर ने हिदायत दी, मैं थोड़ा काम कर लूं, तुम 12 बजे तक तैयार रहना, फिर घूमने चलेंगे। उदास मन से आराधना ने सामान अनपैक किया और फ्रेश होने चली गई। बाहर आई तब तक रूम में चाय नाश्ता आ चुका था। रणवीर ने लैपटॉप के साथ चाय नाश्ता निपटाया और आराधना ने बालकनी में नजरें देखते हुए आराधना की नजरें घड़ी की सुइयों को 12 से 1 तक ले जाकर थक गई थी, पर वो बिना कुछ कहे वहीं बालकनी में बैठी इंतजार करती रही।
दूर दूर तक ख्वाब में भी किसी ने ऐसे हनीमून की कल्पना नहीं की होगी। ये सोच खुद पर ही हंस दी। उसकी हंसी और पलकों की बूंदों का कॉम्बिनेशन उसकी खूबसूरती को निखार रहा था। करीब 1:30 बजे नहाकर रणवीर तैयार हो गया और आराधना से कहा, चलो पहले लंच करते हैं, फिर घूमने चलेंगे। आराधना भी बेमन से उठी और चल दी। करीब शाम के 7 बजे चाय नाश्ता लेने के बाद दोनों रूम में वापस लौट आए। आराधना का चेहरा खिलखिला रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी दिन इतना खूबसूरत होगा। रणवीर ने उसकी हर खुशी का ख्याल रखा। बीच पर खूब मस्ती की दोनों ने। इंडियन फूड मिलना वहाँ बहुत ही मुश्किल है और मांसाहार वो खाते नहीं, तो भूख के मारे बेहाल थे दोनों। तब घूमते हुए कहीं एक इंडियन रेस्टोरेंट दिखा जहाँ बैठकर चैन से दोनों ने खाना खाया। रणवीर ने सब खाना आराधना की पसंद का मंगवाया। देखो आराधना, काम की वजह से तुम्हें वक्त नहीं दे पा रहा, तुम्हें गुस्सा भी आ रहा होगा मुझ पर, लेकिन यकीन करो इस प्रोजेक्ट की सफलता पर मेरा पूरा करियर डिपेंड करता है, तो इसे पूरा तो मुझे हर हाल में करना ही है। शिकायत करना तुम्हारा हक है, पर तुम्हारा साथ भी मेरे लिए उतना ही जरूरी है कि मैं भी निश्चित होकर काम पर ध्यान दे सकूं। आराधना कुछ कह नहीं पाई, बस मुस्कुरा दी। होटल वापस लौटकर रणवीर फिर से अपने लैपटॉप में बिजी हो गया और आराधना फ्रेश होने बाथरूम में चल दी। टॉवल और कपड़े हाथ में लिए उसे ख्याल आया, क्या आरू खामोश परेशान हो रही थी। रणवीर वाकई अच्छे हैं, बस अपने काम को लेकर थोड़ा जुनूनी है। मुझे समझना चाहिए था और मैं भी बचपना करने लगी। पता नहीं क्या क्या सोच लिया था मैंने। उफ, खुद को सिर पर एक चपत लगाई और मुस्कुराते हुए नहाने चल दी। रात बहुत खुशनुमा गुजरी। दुल्हन बनी चांदनी पूरे आसमान को नशे में चूर कर रही थी। यौवन खिलखिलाकर समुंदर गुलाब बन रहा था। जन्नत भी कहाँ इतनी खूबसूरत होगी जितना सुकून और खूबसूरती रणवीर की बाहों में उसे मिल रहा था। खूबसूरत रात बीती हो तो सुबह खुद ब खुद आकर अपनी बाहों में आपको समेट लेती है। मदमस्त अंगड़ाई लिए आराधना उठी और एक नज़र वीर को देखा। वीर को सुकून की नींद में देख उसे उस पर बहुत प्यार आया। उसने धीमे से उसके माथे पर अपने प्रेम का भूसा दिया और फिर उठकर बालकनी में आ गई। सुहानी खूबसूरत सुबह, मंद बयार सूरज की चमचमाती किरणें रूह को सुकून दे रही थी। तभी रणवीर ने आवाज दी, आरू चाय ऑर्डर कर दो ना, बहुत तेज सिर में दर्द हो रहा है, मैं फ्रेश हो लूँ। ओके। और आराधना ने चाय ऑर्डर कर दी। दोनों ने बैठकर चाय का आनंद लिया। साथ ही रणवीर ने अपने मेल चेक किए। ओह शिट, रणवीर के मुंह से ये सुनते ही आराधना ने पूछा, क्या हुआ वीर, सब ठीक है ना? आज मीटिंग रख दी क्लाइंट के साथ और मैं यहाँ, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। ये सुमित भी ना। उसने तुरंत सुमित को फ़ोन मिलाया और उससे बात की। उसके बाद उसने आराधना को समझाया, आरू आई एम सॉरी, आज का दिन तुम्हें अकेले हैंडल करना होगा। मुझे पूरी प्रेजेंटेशन बनानी होगी। 2 बजे मीटिंग है, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। आराधना ने बुझे मन से कहा, कोई बात नहीं। रणवीर तैयार होने चल दिया और आराधना खुद से ही बातें करने लगी। सोचने लगी कि आज अकेले क्या करूंगी पूरा दिन। उसने रणवीर से पूछने की कोशिश की, वीर क्या कुछ देर अकेले घूम आऊं बाहर? अगर तुम कहो तो सारा दिन यहाँ बैठे बैठे बोर हो जाऊंगी। नहीं, तुम कुछ जानती नहीं यहाँ के बारे में, बिल्कुल अनजान हो। कुछ गड़बड़ हो गई तो? नहीं, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दे सकता। रणवीर की सोच पर प्यार भी आ रहा था, पर क्या करे, कुछ और सूझ नहीं रहा था। रणवीर नाश्ते के बाद ही अपने लैपटॉप से चिपक गया और आराधना कमरे से बाहर निकल होटल में घूमने चल दी। अकेले यहाँ वहाँ घूमने में उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तब वापस कमरे में आकर सो गई। आज का दिन आराधना ने अकेलेपन में गुजार दिया। अगली सुबह उसकी आंख जल्दी खुल गई। कल देर तक काम करने के कारण रणवीर थक गया था, सो जल्दी सो गया। आज वो काफ़ी देर से उठा। फ्रेश होते कम से कम उसे 12 बज गए थे। नाश्ते के बाद आराधना ने कहा, देखो ना वीर, कितना सुंदर मौसम है बाहर, हल्की हल्की बारिश भी होने वाली है। चलो ना बाहर चले बीच पर। अभी नहीं आरू, थोड़ा काम बाकी है, निपटा लूं फिर चलते हैं। आराधना को इंतज़ार करते 2 बज गए थे, लेकिन वीर अपने लैपटॉप को छोड़ ही नहीं रहा था। तब आराधना को एक शरारत सूझी। उसने रोमांटिक संगीत चला दिया और रणवीर को शरारती अंदाज में लुभाने की कोशिश करने लगी।
रणवीर उसकी शरारतें देख मुस्कुरा दिया और फिर काम में लग गया। जब बहुत देर कोशिश करने के बाद भी वो अपने लैपटॉप से नहीं उठा तो आराधना ने लैपटॉप को वहीं बंद कर दिया। ये देख रणवीर को गुस्सा आ गया। उसने जोर से चिल्लाते हुए आराधना को डांटना शुरू कर दिया। आराधना डर गई, लेकिन रणवीर बोलते ही जा रहा था। उसे पता ही नहीं चला कि गुस्से में वो कितने अपशब्द कह गया आराधना से। हो गया हनीमून अपना, चलो पैक करो सामान, पहली फ्लाइट से वापस चलें, तुम तो मुझे काम ही नहीं करने दोगी। ये सुन आराधना बिल्कुल खामोश हो गई। उसकी आंखें बरसने लगी। उधर बादल भी उसका साथ देने लगे और पूरी गरज के साथ बरस पड़े। अगले दिन शाम 8 बजे दोनों अपने घर पर थे। दोनों को देख माँ और सोनम चौंक गए। क्या बात हो गई बेटा, तुम लोग इतनी जल्दी लौट आए, सब ठीक है ना? माँ को चिंता हुई। जी माँ, सब ठीक है, बस वीर को कोई ज़रूरी काम निकल आया ऑफिस में, जिसकी वजह से हमें जल्दी आना पड़ा। आराधना ने बात को समझाने के लिए कहा। वीर, माँ ने प्रश्नवाचक निगाहों से वीर की तरफ देखा। माँ, इस समय मेरा प्रोजेक्ट ज़रूरी है, एक बार वो अच्छे से हो जाए फिर घूमने तो दोबारा चले जाएंगे। अब भूख लगी है बहुत, खाना लगा दो जल्दी से। इतना कहकर वीर अपने कमरे में चला गया। दिन बीतने शुरू हुए। नई नई गृहस्थी आराधना ने माँ और सोनम की मदद से बहुत अच्छे से संभाल ली। सब कुछ बहुत अच्छा था। उसका ससुराल उसकी सोच से कहीं ज़्यादा प्यारा था। बस कमी इतनी थी कि रणवीर उसे वक्त नहीं देता था। ज़्यादातर वो ऑफिस के काम में व्यस्त रहता और अगर घर पर रहता तो मूवी, क्रिकेट और सोना, बस यही उसकी आदत में शामिल था। आराधना को कभी बाहर जाना भी होता तो माँ या सोनम के साथ जाती। कभी रणवीर को पत्नी के साथ घूमने का कोई शौक नहीं था। वो इसे समय की बर्बादी समझता था। इसी तरह 6 महीने गुजर गए, पर रणवीर के बेरुखेपन की वजह नहीं समझ पाई आराधना। इस बारे में किससे बात करे ये भी नहीं सूझ रहा था उसे। उसने खुद को समझाने की कोशिश की। शायद सभी पति ऐसे ही होते हैं, हम लड़कियां ही ज़्यादा कल्पनाएं कर लेती हैं। एक दिन किसी महिला पत्रिका में कहानी पढ़ते हुए अचानक इसकी कोई कड़ी आराधना के जीवन से आ मिली और वो सोचने पर मजबूर हो गई कि कहीं ऐसा ही तो नहीं उसके साथ भी, कहीं वीर किसी और लड़की के। इस सोचने जैसे उसके जीवन में भूचाल ला दिया। उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। समझ नहीं आया कि अगर ऐसा कुछ है तो वो इस बात का कैसे पता लगाए। मोबाइल, हाँ वहीं से कुछ पता चलेगा, पर उसका पासवर्ड तो मुझे नहीं पता करना होगा। शाम को आराधना ने रणवीर के आने से पहले ही अपना सारा काम कर लिया था। रणवीर के आते ही वो उसके पीछे कमरे तक गई। उसने रणवीर को हाथ मुंह धोकर फ्रेश होने और खुद चाय बनाकर लाने की बात कही। रणवीर नहाने के लिए बाथरूम की ओर चल दिया। उधर मौका पाकर आराधना ने रणवीर का फोन उठाया और उसमें पासवर्ड डालने की कोशिश की, पर उसकी कोशिश नाकाम रही। तब उसने सोचा कि अपने फ़ोन से रणवीर के फ़ोन पर कॉल लगाए ताकि पासवर्ड खुल जाए। उसने तुरंत अपना फ़ोन उठाया और रणवीर के फ़ोन पर कॉल लगा दी। फ़ोन की रिंग बजते ही रणवीर ने आवाज़ लगाई, आरू देखना तो किसका फ़ोन है, कोई ज़रूरी फ़ोन हो तो कहना, मैं कॉल बैक करता हूँ थोड़ी देर में। बाथरूम से रणवीर की आवाज़ सुनकर आराधना थोड़ा घबरा गई। जी वो फ़ोन कंपनी वालों का कॉल है, मैंने कट कर दिया। इतने में रणवीर बाहर आ गया और आराधना ने जल्दी से लास्ट कॉल डिलीट की और फ़ोन रणवीर को देकर चाय बनाने चली गई। चाय के उबालने के साथ साथ आराधना के दिमाग में गहरी सोच भी उबाल मार रही थी। अब क्या करूं? दोबारा कब मुझे उनका फ़ोन मिलेगा और मैं चेक कर पाऊंगी? सोचते हुए उसने चाय को कप में डाला और रणवीर को देकर फिर अपने काम में लग गई। रणवीर चाय के साथ टीवी पर न्यूज़ देखने में लग गया और आराधना आते जाते बस रणवीर के मोबाइल को देखती और सोचती, आखिर कैसे लूँ मोबाइल वीर का। रात के डिनर के बाद उसे तरकीब सूझी, वीर मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं है, तुम अपना फ़ोन दो ना, मुझे कॉल करना है। आराधना मुझे काम है, माँ का या सोनम का फ़ोन ले लो अभी। जी ठीक है। आराधना का ये प्लान भी असफल रहा। वो फिर सोच में डूब गई। देर रात तक सोचते सोचते उसे नींद आई कि आखिर कैसे पता लगाए। अगले दिन सुबह किचन में चाय बनाते समय आराधना ने माँ से यूं ही बात छेड़ी, माँ
स्कूल या कॉलेज में वीर के कई दोस्त रहे होंगे, कुछ बताइए ना इस बारे में। माँ हंस दी। आज ये क्या सूझी तुझे, बताइए ना माँ। स्कूल में जो दोस्त हुआ करते थे वही कॉलेज में भी दोस्त थे वीर के। वैसे उसे दोस्त बनाने का कोई शौक नहीं रहा, बस अपने काम से मतलब रखना ही उसका उद्देश्य रहा। फिर भी उसे कई अच्छे दोस्त मिले जो खुद वीर को खुद से दूर नहीं होने देते थे। लड़के और लड़कियां दोनों ही थे उसके ग्रुप में। आराधना ने कुछ जानने की इच्छा से सवाल किया। हाँ, और मजे की बात सुन, लड़कियों से तो ऐसे दूर भागता था वीर कि कहीं उससे शादी ना कर ले वो। जब घर पर आती थी सब तो मैं और सोनम ही उनसे बातें करती, वो खुद तो बस बुत बना बैठा रहता। माँ की बातों से भी न जाने क्यों आराधना को तसल्ली नहीं हुई। उसे तो बस फोन चेक करना था, पर कैसे। इसी उधेड़-बुन में आज का दिन भी निकल गया। शाम को जब रणवीर घर लौटा और नहाने गया तो आराधना उसका फोन और अपना फोन लेकर छत पर चली गई। उसने अपने फोन से रणवीर का फोन मिलाया और लॉक खुल गया। उसे होल्ड पर रख रणवीर के फोन से व्हाट्सएप देखा, फोटो गैलरी चेक की, मेल्स देखे और कॉन्टैक्ट लिस्ट भी देखी। और फिर सब तरफ से सब कुछ देखकर जब उसे कुछ नहीं मिला तब उसने एक गहरी सांस ली और मुस्कुरा दी। जल्दी से फोन से अपना कॉल डिलीट किया और कमरे में आकर जल्दी से फोन को उसी जगह पर रख दिया और अपने काम में लग गई। उसे माँ की बात याद आ रही थी। वीर लड़कियों से ऐसे दूर भागता था कि कहीं वो उससे शादी ना कर ले। सोचते ही उसे हंसी आ गई। क्या हुआ भाभी, हंस क्यों रही हो? सोनम ने आराधना को हंसते देखकर पूछ लिया। कुछ नहीं, कुछ याद आ गया बस। आराधना ने बात को टालना चाहा। बोलो ना भाभी। और इसी के साथ ननंद भाभी की मस्ती शुरू हो गई। अगले दिन दोपहर के समय रविवार के कारण रणवीर घर पर ही था, मूवी देख रहा था। तभी उसके फोन पर एक कॉल आया और वो परेशान सा बात करने लगा। क्या बात है, बोलोगी भी या रोती रहोगी? देखो, तुम्हारे पति की प्रॉब्लम तुम्हें संभालनी होगी। कमरे के बाहर से गुजरते हुए जब आराधना ने रणवीर की आवाजें सुनी तो वही दरवाजे पर ठहर गई और सुनने लगी। तुम समझती क्या हो खुद को? कहा था ना मेरे घर पर मुझे फोन मत करना। ऑफिस में पूरा दिन तुम्हारी यही परेशानियां सुनता रहता हूँ। अब तुम घर पर भी मुझे फोन करके ये सब बताने लगी। इसी तरह काफी देर तक रणवीर फोन पर अपने ऑफिस की किसी लड़की को डांटता रहा। बाहर खड़ी आराधना की आंखें नम होने लगी थी। जब रणवीर ने फोन रखा तो खुद को संभालती हुई आराधना कमरे के दरवाजे तक आकर रणवीर की तरफ देखने लगी। रणवीर इस बात से अनजान था कि पीछे दरवाजे पर आराधना खड़ी उसकी बातें सुन रही है। वो खुद से ही बड़बड़ाता गया। पता नहीं क्या समझती है लड़की अपने आप को। इन्हें लगता है कि अपने दुख दर्द सुनाकर ऑफिस में अपने बॉस या कलीग की हमदर्दी पाकर उनसे चक्कर चला लेगी। और ये सुजाता, इसका तो काम ही यही है। पर इसे नहीं पता कि मैं उसके चक्कर में आने वाला नहीं हूँ। खूब पहचानता हूँ ऐसी लड़कियों को। इतने में ही रणवीर पलटा और उसने आराधना को दरवाजे पर खड़ी उसी ही देखते हुए पाया और पूछ बैठा, क्या है, ऐसे क्या देख रही हो? तुम किससे बात कर रहे थे रणवीर? आराधना ने सीधा प्रश्न पूछा। अरे क्या बोलूं, वो हमारे ऑफिस में सुजाता है ना। एक बात बताओ आरू, क्या लड़कियों में खुद में इतनी तसल्ली नहीं होती कि जो है जैसा है उसमें संतोष कर ले? हर किसी को अपने घर के दुखड़े सुनाकर हमदर्दी बटोरना, छी। और तो और कुछ मर्द भी जैसे इंतजार में होते हैं कि मिले कोई एक लड़की और बस, और लार टपकने लगती है उनकी। पर भूल गई सुजाता कि मैं रणवीर हूँ जो लड़कियों की रग रग पहचानता है। मेरे आसपास कोई लड़की मजाल है कि मिल जाए। रणवीर ने अपनी सारी भड़ास कुछ इस तरह आराधना के सामने निकाल दी। आराधना का खुशी में गला भर आया और वो भागकर रणवीर के सीने से लग गई। लो इसे देखो, मैं लड़कियों की बुराई कर रहा हूँ और ये मेरे गले लग के प्यार फरमा रही है। हाँ, प्यार आ रहा है तुम पर। तुम्हें कोई एतराज है? जी है। खाना बन गया हो तो चले, आपके पति परमेश्वर को भूख लगी है। दोनों हंस दिए और डाइनिंग टेबल पर आ गए। शाम को सारा काम खत्म होने के बाद आराधना अपने कमरे में आकर बेड पर लेट गई। सिर में काफी दर्द था और बदन भी दर्द से चूर था। रणवीर ने देखा आराधना नींद में है। क्या हुआ आरू, 8 बजे ही सो रही हो? थकान सी लग रही है बस इसलिए।
रणवीर ने अनसुना किया और अपने क्रिकेट मैच में खो गया। रात करीब 4 बजे आराधना की आंख खुली। उसे जोर से प्यास लगी थी, पर वो हिल नहीं पा रही थी। बदन बहुत ज्यादा दुख रहा था। उसने रणवीर को उठाया। वीर, वीर, प्यास लगी है, पानी ला दो। आराधना ने 3-4 बार कोशिश की, पर रणवीर बहुत गहरी नींद में था, सो नहीं उठा। आराधना ने खुद ही कोशिश कर गिलास में पानी डाला, पर वो संभल ना सकी और गिलास हाथ से छूटकर गिर गया। गिलास गिरने की आवाज से रणवीर की आंख खुल गई। उसने देखा आराधना पानी लेने की कोशिश कर रही थी। उसे गुस्सा आ गया और वो चिल्ला दिया, आरू, सुबह के 4 बज रहे हैं और तुम? वीर, बहुत प्यास लगी थी, तुम्हें उठाया, पर तुम काफी गहरी नींद में थे। प्लीज पानी दे दो और ये एसी बंद कर दो, मुझे ठंड लग रही है। एसी बंद कर दो मतलब? तुमको पता है ना मुझे नींद नहीं आएगी एसी के बिना। मैं उठ नहीं पा रही, नहीं तो मैं खुद बाहर चली जाती। शायद बुखार है। मतलब तुम मेरी नींद खराब करोगी? तुम्हारा क्या है, पूरा दिन घर पर रहना है, आराम ही करोगी। मुझे तो सुबह जल्दी ऑफिस जाना होता है, रात को चैन से नहीं सोऊंगा तो। उफ, अच्छी बात है, मैं ही जाता हूँ दूसरे कमरे में, सो जाओ तुम बिना एसी के यहाँ। इतना कहकर रणवीर कमरे से बाहर निकल गया। रणवीर माँ के कमरे में आया तो उसके आने की आहट से माँ की नींद खुल गई। क्या हुआ वीर, तू यहाँ क्यों सुबह सुबह? जाओ, जाकर अपनी लाडली बहू से पूछो और मुझे सोने दो, सुबह ऑफिस जाना है। इतना कहकर रणवीर बेड पर लेटा और सो गया। माँ रणवीर के व्यवहार से वाकिफ थी। बिना समय गवाए वो उठकर आराधना के कमरे में आई। देखा कि वो रो रही है। क्या हुआ बच्चे, क्यों रो रही है? जैसे ही माँ ने हाथ पकड़ा, आराधना के तपते हुए बदन से जो सेक उनके हाथ पर लगा, उन्होंने तुरंत हाथ हटा लिया। आराधना, तुम्हारा बदन तो जल रहा है। उन्होंने ध्यान से देखा। आराधना का बदन कांप रहा था। उन्होंने सबसे पहले एसी बंद किया, फिर थर्मामीटर से उसका बुखार देखा, 103 डिग्री। माँ को सारी बात समझ आ गई। उनका गुस्सा बहुत बढ़ गया, लेकिन इस समय गुस्से से ज्यादा आराधना को देखना जरूरी था। उन्होंने तुरंत आराधना को चाय और बिस्किट दिए। उसके बाद पैरासीटामोल की एक टेबलेट के साथ थोड़ा गुनगुना पानी दिया। इसके बाद आराधना माँ की गोद में सिर रखकर सो गई। करीब 6 बजे रणवीर उठकर आया तो देखा आराधना सो रही है और माँ उसके पास बैठी उसका सिर सहला रही है। ये क्या माँ, ये उठी नहीं अभी तक? मुझे ऑफिस जाना है। माँ का गुस्सा बहुत बढ़ गया था, पर उन्होंने समझदारी दिखाते हुए उससे बात की। वीर, उसे बहुत तेज बुखार है और ऐसे में तू उसका साथ देने की बजाय उसे अकेला छोड़ मेरे कमरे में चला आया। क्या तेरा कोई फर्ज नहीं उसके लिए? माँ, आपको पता है ना, मेरी नींद पूरी ना हो तो मैं दिन भर काम नहीं कर पाता हूँ। तेज सिर दर्द होने लगता है मेरा, और इसलिए तो आपके कमरे में आ गया था और आपसे कहा कि आप ही जाकर देख लो। मुझे पता है आपने उसका ध्यान मुझसे भी अच्छा रखा होगा, तो फिक्र कैसी? पर वीर, वो तेरी पत्नी है, सबसे पहले फर्ज तेरा है उसकी देखभाल का। बस इसलिए कहा था मैंने कि मत फंसाओ मुझे इस शादी के चक्कर में, पर सुनी मेरी आपने? नहीं ना, तो फिर मुझे दोष मत दो। मुझे ऑफिस जाना है, देर हो जाएगी। चाय बना दो जल्दी से। कब समझेगा रिश्तों को तो वीर, ऐसा ना हो मेरे बेटे कहीं बहुत देर हो जाए। कहकर माँ बूझे मन से उठी और किचन में चल दी। करीब हफ्ते भर बाद जब आराधना की तबीयत ठीक हो गई तो माँ ने आराधना को समझाया, बेटा, मैंने सोचा था शादी के बाद वीर में बदलाव आएगा, पत्नी के प्यार से वो भी बदल जाएगा। शायद मैं गलत थी, तेरी कोई कमी नहीं बेटा, पर कभी कभी लगता है कहीं मैंने तेरे साथ तो कुछ गलत नहीं किया। आराधना ने माँ के चेहरे की ओर देखा। उसकी उदासी भरी आंखें निशब्द थी। ऐसा लग रहा था कोई शाम है जो ढल रही है, जिसे अगले दिन की सुबह का भी इंतजार नहीं रहा। बस उस ढलती शाम के अंधेरे से ही प्रेम होने लगा हो। तभी उस अंधेरे में एक तारा टिमटिमाया जब माँ ने अगली बात कही, बेटा, तुम लोग अपने परिवार को बढ़ाने के लिए क्यों नहीं सोचते? मुझे लगता है अब इस घर में एक नन्हे मेहमान की किलकारियां गूंजनी चाहिए। मुझे उम्मीद है संतान का मोह उसे जरूर बदल देगा और उसका रूखापन दूर हो जाएगा। बच्चा, आराधना सोच में पड़ गई। क्या उसे सोचना चाहिए इस बारे में? उसे समझ नहीं आया
कि वो क्या करे, किससे सलाह ले। रात यही सोचने में गुजर गई कि क्या उसे ये कदम उठाना चाहिए, अभी जबकि उसका और वीर का रिश्ता भी किसी तरह उसे सुकून नहीं दे पा रहा। तो क्या उसे एक नई जिम्मेदारी खुद पर और वीर पर डालनी चाहिए? क्या वो उठा पाएगा इस जिम्मेदारी को प्यार से? करीब हफ्ता भर उसके दिल में इन्हीं लहरों का जवार भाटा आता जाता रहा। उसके मन ने कई कल्पनाएं भी कर डाली नए मेहमान के लिए, पर वक्त उसे किसी से मोह नहीं, ना वो रुकता है किसी के लिए। आराधना ने इस सोच में 2 महीने गुजार दिए और इस बारे में वीर से बात की तो उसने मना कर दिया कि अभी वो सोचे भी नहीं, क्योंकि नई जिम्मेदारी मतलब नया खर्चा। वीर के हिसाब से लगभग 6 महीने लगे वीर को तैयार करने में, और शादी के करीब 2 साल बाद घर में नन्ही किलकारियां गूंजने लगी। सब खुश, बहुत खुश। बच्चे के साथ आराधना, माँ और सोनम का वक्त बहुत अच्छे से बीतने लगा, पर रणवीर को इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। बच्चे का वक्त बेवक्त रोना, कपड़े गंदे कर लेना जैसी बातों से वीर बहुत परेशान हो जाता और आराधना पर चिल्ला देता। बहुत बुरा लगता उसको जब वो छोटे से बच्चे पर स्नेह बरसाने की बजाय उस पर अपना रोष बरसाता। उसके स्वभाव ने नहीं बदलना था सो नहीं बदला, पर आराधना के जीवन में बदलाव आ गया था। उसने खुद को अपने बेटे के साथ इतना व्यस्त कर लिया कि अब वीर के व्यवहार का उस पर कोई असर नहीं होता। दोनों के बीच एक अनजानी सी दूरी होने लगी थी जिसका दोनों को ही आभास नहीं था। वक्त अपनी रफ्तार से बढ़ने लगा। आराधना और रणवीर का बेटा, जिसका नाम आराधना ने बड़े प्यार से विवान रखा था, 2 साल का हो चुका था। इधर सोनम भी शादी करके अपने ससुराल चली गई थी। शादी के 4 साल में ही आराधना 40 साल की नजर आने लगी थी। एक दिन आराधना अपने मायके में थी। उसकी एक पुरानी सहेली मिताली, जो उस समय अपने मायके आई हुई थी, आराधना से मिलने आई। दोनों ने बैठकर घंटों बातें की और अपनी अपनी कहानी एक दूसरे को कह सुनाई। आराधना, तूने देखा खुद को अपनी उम्र से भी बड़ी लगने लगी है। आखिर क्यों? क्या तूने अपने लिए जीना छोड़ दिया? हमारे ग्रुप में सबसे ज्यादा चंचल हुआ करती थी तू, और अब? नहीं यार, बदल खुद को। मुझे बहुत बुरा लगा तुझे ऐसे देखकर। मिताली, सब तो बताया ना तुझे, अब तू ही बता क्या करूं मैं। माँ है ना साथ में, तभी रह पाई उस घर में, वरना जिंदगी किसी जहनुम से कम नहीं थी। यहाँ किसी को नहीं कह सकती अपने दिल का हाल। दीदी पहले ही तलाक लेकर इस घर में रह रही है। जो मैं भी कुछ ऐसा करती तो लोग मम्मी पापा को ही ताना देते कि इन्होंने अपनी बेटियों की परवरिश सही तरह से नहीं की होगी, तभी तो दोनों अपनी गृहस्थी नहीं संभाल सकी। पर ये जो तूने अपना हाल बना रखा है, ये अच्छा नहीं लगा मुझे। तू कुछ करती क्यों नहीं अपने लिए? तो ही बता फिर क्या करूं मैं? आराधना ने सवाल पर सवाल किया। सुन, तू जॉब क्यों नहीं करती? शादी से पहले भी तो करती थी ना, फिर से शुरू कर। घर से बाहर निकलेगी तो जिंदगी में बदलाव आएगा। नए रंग में नई जिंदगी खूबसूरत लगेगी। और जो ये काला रंग ओढ़ रखा है ना, इसे बदलने दे इंद्रधनुष में। मालती की बातें आराधना के दिल को पहली बारिश सी लगी। मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू से उसका मन खिलने लगा, और इतनी ही देर में विवान के रोने की आवाज से आराधना हकीकत में लौट आई और मालती की तरफ देखकर बोली, और विवान, इसे कौन संभालेगा? आराधना, सब मैनेज हो जाता है। पहले तू तैयार तो हो, फिर बात कर अपने घर में। तेरी सास तेरी पूरी हेल्प करेगी, मुझे उम्मीद है। चाहे तो एक मेड रख लेना उनकी घर में हेल्प के लिए। आराधना को मालती का कहना अच्छा लगा। मालती तो अपनी बात कहकर चली गई, पर आराधना घंटों इस बारे में सोचती रही। आराधना का मन फिर कल्पनाओं में खो गया। उसने घर लौटकर सोनम को फोन लगाया और उससे बात की। सोनम ने आराधना का हौसला बढ़ाया। आराधना को हिम्मत मिली, तब उसने माँ से बात करने की सोची। माँ, मैं सोच रही हूँ कोई जॉब शुरू कर दूँ। यूँ घर पर रहते रहते एक उबसी होने लगी है। थोड़ा बाहर जाऊंगी तो मन बदलेगा मेरा, अगर आप परमिशन दे तो। बेटा, मुझे तेरी किसी भी बात से कभी ऐतराज हुआ है क्या? पर तुझे रणवीर से पूछना चाहिए एक बार, आखिर उसकी हाँ भी जरूरी है ना। माँ, आपने हाँ कर दिया तो अब वीर से भी बात कर लूँगी आज ही। थैंक यू माँ। आराधना खुश होते हुए अपने काम में लग गई। रात जब रणवीर अपने कमरे में लैपटॉप पर अपना काम देख रहा था,
तब आराधना ने अपनी बात कहने की हिम्मत की। वीर सुनो, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। आरू, मैं अभी ज़रूरी मेल्स तैयार कर रहा हूँ, कल सुबह बात करते हैं। पर मेरी बात भी ज़रूरी है वीर, कभी तो मेरी ज़रूरत को भी प्राथमिकता दिया करो। रणवीर ने चश्मा नाक पर लगाकर आंखों को ऊपर करते हुए आराधना की ओर देखा और कहा, ये सब पागलों की तरह रात रात तक जो मैं काम करता हूँ वो किसके लिए है? मानती हूँ तुम हमारी जिम्मेदारियाँ बहुत अच्छे से उठा रहे हो, मुझे कोई शिकायत नहीं, पर मैं ये कह रही थी कि अभी आराधना की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि रणवीर बीच में ही बोल पड़ा। बस तो फिर कह दिया ना सुबह बात करेंगे, मतलब सुबह। अब मुझे मेरा काम करने दो, और हाँ, विवान को दूसरे कमरे में सुला देना, नहीं तो मुझे डिस्टर्ब होगा। आराधना चुपचाप विवान को लेकर दूसरे कमरे में चली गई, जहाँ सोनम रहा करती थी शादी से पहले। अब वो रूम खाली रहता था और आराधना अक्सर विवान को उसी कमरे में ले जाया करती जब भी रणवीर को देर रात तक काम करना होता। अगले दिन सुबह चाय के समय आराधना ने फिर रणवीर से बात करनी चाहिए, पर रणवीर ने रोक दिया, ये कहकर कि शाम को बात करते हैं। आराधना फिर मायूस हो गई। एक बार तो मन किया कि पूछे ही नहीं। जब वीर को परवाह ही नहीं मेरी किसी बात की, वो सुनना तक नहीं चाह रहा, तो मैं क्यों उसकी हाँ के लिए मरी जा रही हूँ? माँ ने तो हाँ कह ही दिया है तो कर लेती हूँ शुरू। भारतीय नारी अपने लिए फैसले भी सबकी खुशी का ध्यान रखने के बाद ही सोचती है। वो कोई ऐसा कदम उठाना नहीं चाहती जिसमें किसी अपने को जरा भी तकलीफ हो। उसने फिर इंतजार किया। आखिर शाम को चाय पीते समय आराधना को मौका मिला और उसने रणवीर से अपनी बात कह दी। पागल हो गई हो तुम? तुम्हें क्या जरूरत है नौकरी करने की? किस चीज की कमी रख दी मैंने जो तुम्हें नौकरी करने की नौबत आ गई? वीर, नौकरी किसी जरूरत के लिए नहीं करनी मुझे। मैं जानती हूँ तुमने किसी चीज की कोई कमी नहीं रखी, पर कहते कहते आराधना का गला भर गया। उसकी हिम्मत नहीं हुई ये कहने की कि तुम्हारे होने पर भी जो तुम्हारी कमी मैं महसूस कर रही हूँ, उसके खालीपन से खुद को बाहर लाने के लिए, खुद को फिर से जीने के लिए मुझे नौकरी करनी है। काश आसान होता इन शब्दों को भी चाय की तरह ट्रे में रखकर परोस पाना। कुछ रुककर उसने अपनी बात आगे बढ़ाई। पूरा दिन खाली बैठे बैठे बहुत ऊब होने लगी है। बाहर निकलना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ। आखिर पढ़ाई लिखाई यूं ही बर्बाद करने के लिए नहीं थी, और फिर माँ ने भी तो परमिशन दे दी है। बस तुम हाँ कह दो। पागल मत बनो, जानती भी हो किस तरह की होती हैं लड़कियाँ जो घर से बाहर कदम रखती है। नहीं नहीं, तुम्हारा काम है घर संभालना, विवान को संभालना, पैसा कमाना मेरा काम है, वो मुझे ही करने दो। इस घर को तुम्हारी कमाई की जरूरत नहीं है। ये कैसी बातें कर रहे हो वीर? लड़कियां घर के साथ साथ बाहर भी सब संभालती है, और जरूरी नहीं कि गलत ही हो वो लड़कियां जो नौकरी करने के लिए घर से बाहर कदम रखती है। वीर, कम से कम तुम तो ऐसी बातें मत करो। मना किया ना एक बार, एक बात पर बार बार बहस मत करो तुम। इतना सुनते ही आराधना की आंखें भर आई और उसने माँ की तरफ देखा। वीर, मैंने आराधना को जॉब करने की परमिशन दे दी है और ये जॉब करेगी। बस तुम्हारी राय जाननी थी सो मैंने जान ली, और घर कैसे मैनेज करना है वो हम दोनों सोच लेंगे। आराधना, तुम जॉब के लिए तैयारी करो, मैं देखती हूँ तुम्हें कौन रोकता है। माँ ने आखिर में अपना फैसला सुनाकर सबको खामोश कर दिया। रणवीर को थोड़ा गुस्सा आ गया और वो उठकर कमरे में जाने लगा। जब फैसला कर लिया था आप दोनों ने, तो मुझसे पूछने का नाटक क्यों किया? गुस्से में बड़बड़ाता हुआ रणवीर कमरे में चला गया। माँ, पर वीर ने रजामंदी नहीं दी है। आराधना ने अपना डर जताया तो माँ ने आश्वासन दिया, तो फिक्र ना कर, सुबह तक खुद तैयार हो जाएगा। रात भर रणवीर ने बात नहीं की किसी से। सुबह भी बिना किसी से बात किए ऑफिस चला गया। आराधना ने तलाश शुरू कर दी। जल्दी उसे एक अच्छी कंपनी में अच्छी नौकरी मिल गई। उसके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होने लगा। सुबह जल्दी उठकर सारा काम कर, विवान के लिए सब जरूरी तैयारियां कर। आराधना ऑफिस जाती और शाम को आकर भी सारा काम संभालती। उसमें एक अलग ही ताकत और सुंदरता निखर कर आ रही थी। समय बीत रहा था। आराधना जहाँ जॉब करके खुश थी, वही रणवीर इस बात से काफी नाराज था। अक्सर दोनों में अब तकरार होने लगती। रणवीर न जाने कितने ही ताने सुना देता आराधना को। आराधना भी चुपचाप दूसरे कमरे में जाकर सो जाती।
आखिर रणवीर ने ही ये आदत डाली थी उसे। पर आराधना डगमगाई नहीं, उसने सब कुछ अच्छे से मैनेज कर लिया था। बहुत खुश थी आराधना अपनी इस नई जिंदगी से, बिना किसी डर, बिना किसी सोच के, बेखबर कि अब उसकी जिंदगी कौन सी नई करवट लेने वाली है। जिंदगी कब कौन सी करवट ले कह नहीं सकते। समंदर की लहरें जो सुकून देती है वो कभी कभी तबाह भी कर देती है, और कभी कभी हमारे सामने कुछ ऐसी निशानियां छोड़ जाती है कि उन्हें ना अपनाया जा सकता है, ना ठुकराया जा सकता है। हालात हमारे अनुसार कभी नहीं होते, हमें हालातों के अनुसार होना पड़ता है। आराधना ने भी सब संभालना सीख लिया था और कर लिया था समझौता अपने जीवन से। ऑफिस में लेडी बॉस खड़ूस तो नहीं थी, पर काफ़ी सख्त थी। काम में लापरवाही पसंद नहीं थी, पर आराधना ने 4 महीने में सबका दिल जीत लिया था। ऑफिस की बॉस से लेकर पीएन तक सबकी पसंदीदा बन गई थी आराधना। आज मिस मोहिनी बॉस ने आराधना को एक प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी। मोहिनी ने कहा, आराधना ये बहुत ज़रूरी प्रोजेक्ट है, इसके लिए मैं किसी और पर भरोसा नहीं कर सकती। इस प्रोजेक्ट को तुम मिस्टर देव खुराना के साथ मिलकर पूरा करोगी। ध्यान रखना, तुम हैंडल करोगी और वो तुम्हारे हेल्पर रहेंगे, मतलब पूरी जवाबदेही तुम्हारी ही रहेगी। आराधना ने कहा, जी मैम, आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, यकीन रखिए। आराधना ने मिस्टर देव के साथ बैठकर पूरी तैयारी कर ली थी कि प्रोजेक्ट को कैसे तैयार किया जाएगा। शाम तक सभी इन्फॉर्मेशन और डाटा कलेक्ट कर लिया गया था और पेन ड्राइव में सेव कर आराधना घर लौट आई थी। घर पहुंची तो देखा माँ कमरे में सो रही है और विवान बाहर अकेले खेल रहा है। विवान ने पूरे घर को तहस नहस किया हुआ था और खुद भी बहुत गंदा बना हुआ था। ये सब देखकर आराधना चौंक गई। उसने माँ को आवाज़ दी पर माँ बाहर नहीं आई। आराधना माँ के कमरे में पहुंची तो देखा माँ सो रही है। माँ, आप सो रहे हो? और विवान ने देखिए बाहर क्या उद्यम मचा दिया है। माँ ने जरा करवट ली और आराधना उनके पास आकर बैठ गई। उनका हाथ छुआ ही था कि एहसास हुआ माँ को तेज बुखार है। माँ, आपको तेज बुखार है? मुझे फ़ोन किया होता तो मैं जल्दी आ जाती। रुकिए, मैं चाय लेकर आती हूँ, फिर आप दवा लीजिएगा। माँ का बुखार बहुत तेज था, बोल पाने की हालत में भी नहीं थी। आराधना ने तुरंत माँ को चाय नाश्ता दिया, फिर दवा देकर वापस सुला दिया। फिर लग गई पूरी रफ्तार से घर के काम में। बीच बीच में आकर माँ को देख जाती। रात तक माँ का बुखार कुछ कम हुआ पर बहुत कमजोरी थी। इस कारण आराधना रात को माँ के कमरे में ही सो गई, कहीं उन्हें कुछ ज़रूरत ना हो। अगले दिन सुबह माँ का बुखार काफ़ी कम था। आराधना सोच में पड़ गई, ऑफिस जाए या नहीं। रणवीर ने तो कह दिया था कि आज वो माँ के पास रहे, पर आराधना को प्रोजेक्ट के लिए ऑफिस जाना बहुत ज़रूरी था। माँ ने समझाया कि वो ठीक है और ऑफिस चली जाए, पर आराधना को फिक्र थी कैसे छोड़ जाए माँ को इस हाल में। उसने सोनम को फ़ोन कर बुला लिया और ऑफिस चली गई। शाम को लौटी तब माँ को फिर तेज बुखार था। करीब 5 दिन हो गए थे। माँ का बुखार यूं ही चढ़ता उतरता। आराधना ने रणवीर से कहा कि सुबह माँ को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लाए। रणवीर को चिढ़ हुई कि मैडम खुद ऑफिस जाएगी और मुझे सेवा में लगाएगी। उसने तुरंत कहा कि उसे ज़रूरी काम है ऑफिस में, इसलिए वो खुद छुट्टी ले ले और माँ को डॉक्टर के पास ले जाए। आराधना सोच में पड़ गई कि क्या करे। उसने देव को कॉल करना सही समझा। हेलो देव सर, आज मेरा आना मुश्किल हो रहा है, माँ को आज डॉक्टर के पास ले जाना है। उसने देव को कॉल करना सही समझा। हेलो देव सर, आज मेरा आना मुश्किल हो रहा है, माँ को आज डॉक्टर के पास ले जाना है। क्या आज आप मैनेज कर लेंगे? तभी मैं बेफिक्र होकर जा पाऊंगी। आराधना जी, आप जाइए, मैं आज का काम संभाल लूँगा। थैंक यू देव सर। इसके बाद आराधना ने मिस मोहिनी को कॉल कर छुट्टी ली और माँ को अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने उन्हें एडमिट किया और उनके सारे ज़रूरी टेस्ट किए। शाम तक माँ को छुट्टी मिली। आराधना माँ को घर ले आई। बुखार अब तक उतर गया था पर कमजोरी काफ़ी आ गई थी। रणवीर ने शाम को आकर माँ का हाल पूछा। आराधना ने सारा हाल बयान किया। कल शाम रिपोर्ट आएगी माँ की, तुम ऑफिस से आते हुए लेती आना। रणवीर ने ऑर्डर दिया और कमरे में चला गया। आराधना चुपचाप उसे जाते हुए देखती रही और सोचने लगी, माँ से भी इतनी बेरुखी। आराधना अगले दिन हॉस्पिटल पहुंची और उसने डॉक्टर से रिपोर्ट के बारे में बात की। शाम के 7 बजे
आराधना घर पहुंची। आकर सोफे पर कुछ इस तरह बैठी जैसे कोई जंग हार कर आई हो। आंखें नम थी। माँ ने आवाज दी, आ गई बेटा, रुक पानी लाती हूँ तेरे लिए। माँ की आवाज सुनते ही आराधना ने अपनी आंखें पोंछी और संभाला खुद को। माँ, तबीयत कैसी है आज? बुखार तो नहीं आया? नहीं बेटा, बुखार तो नहीं आया, पर थकान सी होने लगती है, अब काफ़ी कमजोरी आ गई है। अच्छा, तो रिपोर्ट लाने वाली थी ना, क्या हुआ रिपोर्ट का? माँ, रिपोर्ट में कुछ नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि उम्र हो रही है, इसलिए कमजोरी आने लगी है। खाने पीने पर ध्यान देना है। मेरे नौकरी करने से आपकी सेहत पर कितना असर पड़ रहा है, मुझे लगता है मैं नौकरी छोड़ देती हूँ। अरे पागल हो गई है क्या? जरा सी तबीयत खराब हुई है मेरी और तू नौकरी छोड़ेगी? नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। माँ किचन में थी और इधर आराधना अपने आंसू रोक नहीं पा रही थी। वो उठकर वॉशरूम में गई और तेज तेज रोने लगी। रणवीर ने आकर पूछा तो आराधना टाल गई। रात जब माँ विवान के साथ सो चुकी थी तब आराधना कमरे में आई और रणवीर को बताया कि माँ की रिपोर्ट सही नहीं है। सारी बात सुनते ही रणवीर बुखला गया। उससे सहन नहीं हुआ और उसने माँ की बीमारी का पूरा इल्जाम आराधना पर लगा दिया। देख लिया तुम्हारे नौकरी करने का फल, माँ की ये हालत हो गई आज। इस बात पर दोनों की कहा सुनी बढ़ गई। आराधना की बेशक कोई गलती नहीं थी, पर फिर भी वो खुद को अपराधी सा महसूस कर रही थी। रणवीर ने तुरंत रिपोर्ट मांगी। आराधना ने रिपोर्ट दिखाई जिसमें साफ साफ लिखा था कि माँ को छोटी आंत में कैंसर है जो तीसरी स्टेज तक पहुंच चुका है। रणवीर के होश उड़ गए थे। उस समय दोनों को महसूस हो रहा था कि माँ उनके हाथों से छूटती जा रही है। वो जितना कसकर पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो उतनी तेजी से हाथ से निकल रही है। आराधना को सिर्फ माँ का सहारा था और अब माँ भी कमजोर पड़ने लगी थी। आराधना, एक और माँ की तकलीफ, दूसरी तरफ रणवीर के ताने, इल्जाम। रात भर अपने आंसुओं से बतियाते हुए काट ली। नींद तो रणवीर को भी नहीं आई पूरी रात। माँ से लिपटकर ऐसे सोया रहा जैसे कोई छोटा बच्चा, बस कह नहीं पाया अपनी तकलीफ। सुबह सब ऐसे था जैसे कुछ हुआ ही ना था। आराधना ने रणवीर को रात को ही समझा दिया था कि वो नौकरी नहीं छोड़ेगी। अगर उसने ऐसा किया तो माँ को शक हो जाएगा बीमारी के बारे में। सब ऐसे ही चलने देते हैं जैसे सब ठीक है। घर पर एक मेड रख लेंगे और सब काम वो देख लेगी। रणवीर ने कोई जवाब नहीं दिया था। आराधना ने इसे रणवीर की रजामंदी समझकर सारा इंतजाम कर दिया था। माँ, मैं ऑफिस जा रही हूँ, कुछ भी बात हो मुझे फ़ौरन फ़ोन करना। पता है ना, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं नौकरी छोड़ दूंगी, फिर मत कहना मुझे कुछ भी आप। आराधना हक से माँ को अपना ख्याल रखने को बोल और सरिता मेड को सारा काम समझाकर ऑफिस चली गई। पर ऑफिस में उसका मन नहीं लग रहा था। देव सर के साथ प्रोजेक्ट डिस्कस करते हुए बार बार कहीं खो जाती थी। क्या बात है आराधना जी, आप परेशान लग रही है, कोई दिक्कत है तो कहिए, मैं काम देख लूँगा। आप कुछ और कर ले या छुट्टी ले ले। नहीं देव सर, ऐसी कोई बात नहीं, वो बस माँ। कहते कहते आराधना रुक गई। उसे याद आया रणवीर कहा करता था कि महिलाएं अक्सर ऑफिस पुरुषों को दर्द भरी कहानियां सुनाकर उन्हें आकर्षित करती है। आराधना बस इतना ही बोली कि माँ की तबीयत ठीक नहीं, इसलिए चिंता हो रही थी, बाकी सब ठीक है। फिर दोनों अपने प्रोजेक्ट में लग गए। ऐसा नहीं था कि माँ की फिक्र नहीं थी। जहाँ से जैसा भी हो सका उसने उनका इलाज जारी रखा। उनकी हालत में सुधार दिखने लगा, ऐसा डॉक्टर ने बताया था। करीब 3 महीने के इलाज के बाद एक उम्मीद की किरण जगी, शायद माँ ठीक हो जाए। पर आराधना, माँ, रणवीर और ऑफिस कई बार हारने लगती, फिर खुद को खुद ही हौसला देती और चल पड़ती। एक दिन ऑफिस में देव सर अचानक छुट्टी पर थे। प्रोजेक्ट की कुछ डिटेल्स उनके दराज में थी। आराधना ने फ़ोन कर उनसे डिटेल पूछी। आराधना जी, आपको कष्ट होगा पर आप मेरी टेबल के दराज में से डायरी निकाल लीजिए। कल की तारीख में सारी डिटेल्स वहाँ लिखी हुई है, पर आपकी दराज मैं कैसे? आराधना ने अपनी असमर्थता जताई। आराधना जी, काम के लिए और मुझे आप पर भरोसा है, कहकर देव ने फ़ोन रख दिया। आराधना देव के कैबिन में गई और उसकी दराज खोली। वहाँ 2 डायरी रखी थी। उसने ऊपर वाली डायरी उठाई और देखना शुरू किया। जिंदगी ने थका दिया बहुत,
पर जिम्मेदारियां कहाँ तुम्हें हार मानने देगी। रोने का भी अधिकार नहीं तुम्हें देव। तुम्हें कमज़ोर पड़ता देख तुम्हारा परिवार टूटने लगेगा, पर क्या उसे फर्क पड़ेगा? शायद नहीं। मेरे सुख दुख की हमसफ़र, मेरी अर्धांगिनी, मेरा आधा अंग, उसे मेरे दुख से कोई दुख नहीं। मेरे सफ़र का मैं अकेला ही राही हूँ। रोज़ रात को टूट कर सोता हूँ, सोचता हूँ कि सुबह ना हो, पर सुबह तो होनी है। मुझे फिर तैयार होकर निकलना है एक और दिन से लड़ने के लिए, और हर बार थक कर रात की गोद में सोने के लिए। मेरी जिंदगी की सुबह शायद अब कभी ना हो, पर मुझे अंधेरों में भी चलना ही होगा, बिना रुके आखिरी सांस तक। आराधना पन्ने पलटती गई और ऐसे कई एहसास उसकी नज़रों से होकर उसके दिल में उतरते गए। वक्त बेख्याल सा पसरा था आसपास। आकर पीएन ने कहा, आराधना मैडम, आपको मोहिनी मैडम ने बुलाया है। आराधना चौंक उठी। तुम चलो, मैं आती हूँ। आराधना ने उस डायरी को जहाँ से उठाया था वहीं रख दिया और दूसरी डायरी उठाकर अपनी टेबल पर आ गई। उस डायरी को वहीं रख जरूरी फाइल उठाकर मोहिनी के कैबिन में पहुंची। मोहिनी उससे प्रोजेक्ट की डिटेल जानना चाहती थी, पर आराधना पता नहीं कहाँ खोई हुई थी। मोहिनी के 3-4 बुलाने पर आराधना उस जगह वापस आई और मोहिनी को बताया कि सिर्फ 2 दिन का काम बाकी है। शनिवार शाम तक प्रोजेक्ट उसके हाथ में होगा। मोहिनी बहुत खुश थी। समय से पहले देव और आराधना ने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया था। रात आराधना की आंखों में नींद गायब थी। रह रहकर उसे डायरी में लिखे देव के शब्द याद आ रहे थे। इतना मजबूत इंसान अंदर से इतना हारा हुआ। आराधना, तूने सही नहीं किया देव सर की गैर हाजिरी में उनकी पर्सनल डायरी पढ़कर। पर मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, अनजाने में हुआ। खुद से ही बातें करते हुए जाने कब उसकी आंख लगी। अगले दिन ऑफिस में देव सर से मिलने पर उसने पूछा, देव सर, सब ठीक है ना घर पर? आप कल आए क्यों नहीं ऑफिस? सब ठीक है आराधना जी, बस बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी, उसे डॉक्टर के पास ले जाना था। कुछ और भी काम थे माँ पापा के, तो इसलिए कल छुट्टी ले ली मैंने। कोई दिक्कत तो नहीं आई ना आपको? देव ने अपनी फाइल पर लिखते हुए सारी बात कह दी। नहीं देव सर, कोई दिक्कत नहीं आई। दरअसल मुझे कुछ और बताना था। जी बताइए। देव सर, कल आपने मुझे दराज से डायरी लेने के लिए बोला था ना, तो क्या मिली नहीं आपको वो डायरी? देव अभी भी अपनी फाइल में कुछ लिखते जा रहा था। जी मिली, पर मेरे हाथ में आपकी पर्सनल डायरी आ गई और आखिरी पेज पर जो लिखा था आपने, वहाँ से आपकी डायरी पढ़ गई मैं, अनजाने में। आप नाराज मत होइएगा, मैंने जानबूझकर नहीं पढ़ी, बस गलती से हो गया। पल भर के लिए देव वहीं स्थिर हो गया। उसकी कलम रुक गई और वो उसे ही बार बार देखने लगा। कुछ पल में उसने वापस कलम चलाना शुरू कर दिया और अपने काम में वैसे ही खो गया जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो, और दराज से दूसरी डायरी निकालकर आराधना के सामने रख दी। लीजिए, इसी में है सारा डाटा। नहीं देव सर, वो मैंने ले लिया था। मुझे दरअसल आपको सॉरी कहना था, अनजाने में ही सही, पर मैंने आपकी डायरी पढ़ ली। आप प्लीज़ नाराज मत होइएगा। घबराहट के साथ आराधना ने अपने मन की बात कह दी। देव ने पेन रखा और आराधना की ओर देखा। तब तो आप मुझे भी माफ़ कर दीजिए आराधना जी। जी सर, मैं समझी नहीं, आप मुझसे क्यों माफ़ी मांग रहे हैं? देव ने कुछ मुड़े हुए से कागज, जिन्हें ठीक से एक फाइल में लगाया गया था, एक दूसरी दराज से निकाले और आराधना के सामने रख दिए। आराधना उन्हें देखकर चौंक गई और उसने नजरें झुका ली। ये वही कागज है आराधना जी, जिन पर आप रोज अल्फाज के मोती बिखेरती हैं और फिर इन्हें कचरे के डिब्बे में फेंक जाती हैं। एक दिन मेरा एक ज़रूरी कागज खो गया था, जिसे ढूंढते हुए मुझे आपके डस्टबिन में ये मिला। तब से रोज आपके जाने के बाद आपके डस्टबिन से ऐसे कागज जमा कर रहा हूँ और पढ़ भी रहा हूँ। कुछ देर के लिए दोनों खामोश हो गए। तब देव ने बात कही, चलिए अब प्रोजेक्ट देख लेते हैं, कल हमें सबमिट भी करना है। उसके बाद अगर ऐतराज ना हो तो शाम को यहीं पास में कॉफ़ी पीने चलते हैं। जी सर। इसके बाद दोनों प्रोजेक्ट के काम में लग गए, पर दोनों ही अब एक दूसरे से थोड़ा असहज हो गए थे। शाम को दोनों कैफ़े में पहुंचे। ये पहली बार था जब आराधना ऑफिस के बाद किसी के साथ बाहर आई थी, पर उसे डर नहीं लगा। कई महीने साथ में काम करने से ये पता चल गया था कि देव गलत किस्म का इंसान नहीं है और ऑफिस की सभी महिलाएं उसकी बहुत इज्जत भी करती है।
आमने सामने बैठे दोनों ये समझ नहीं पा रहे थे कि क्या बात करें और कैसे। रह रहकर आराधना सोच रही थी कि आखिर देव क्या सोच रहा होगा उसके बारे में, और उधर देव भी यही सोच रहा था कि आराधना कहीं उसे गलत ना समझ ले, इसलिए खुलकर बात कर लेना जरूरी है। आराधना जी, अब जब हम दोनों के जख्म एक दूसरे के सामने अनजाने में ही खुल गए हैं तो मुझे लगता है हमें बात कर लेनी चाहिए, नहीं तो असहजता के कारण हम साथ काम नहीं कर पाएंगे। देखिए, आज तक मैंने कभी अपने बारे में ना किसी से बात की, ना ही किसी के बारे में जानना चाहा, पर ये अचानक इस तरह, कहीं आप मुझे गलत मत समझिएगा। न तो मैं कायर हूँ, न अपनी ज़िंदगी से भाग रहा हूँ। कहते हैं ना, जिंदगी एक इम्तिहान होती है, तो सभी को उस प्रश्न पत्र को अपने अपने तरीके से हल तो करना ही पड़ेगा। अगर विषय हमारे मनपसंद के हो तो परीक्षाएं आसान लगती है और ज़िंदगी दिलचस्प। अगर ज़िंदगी ऐसे विषय चुन ले जिस पर हम कोई तैयारी ना कर पाए तो भी परीक्षाएं तो देनी ही पड़ती है। बेमन से ही सही, हम छोड़कर भाग नहीं सकते। जीत की ख्वाहिश मर जाती है भले, पर हार मानकर मैदान छोड़ नहीं सकते। लड़ना ही होगा हमें। तो बस मैं भी लड़ रहा हूँ, और ज़रूरी इसलिए है क्योंकि माँ, पापा और मेरे बच्चे मुझ पर निर्भर है पूरी तरह से। अगर मैं नहीं रहा तो उनके नीचे ज़मीन नहीं रहेगी और ना रहेगा सिर पर आकाश। इसलिए मैं मैदान छोड़कर भाग नहीं सकता। लड़ना ही है, लड़ रहा हूँ और लड़ता ही रहूँगा। देव ने पानी का गिलास उठाया और एक साथ पूरा पी गया। इतने में वेटर कॉफ़ी ले आया और रखकर चला गया। और आपकी पत्नी? कॉफ़ी का मग उठाते हुए आराधना ने पूछ लिया। उसे मेरे होने न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पहले दिन से ही अपनी मर्जी और अपनी शर्तों पर रहती आई है मेरे साथ। उसे ना मुझसे कोई मतलब है, ना मेरे परिवार से और ना ही अपने बच्चों से। उसे बस अपने से मतलब है। वो खुद के लिए जीती है और किसी की भावनाएं उसके लिए सिर्फ नाटक है, सिर्फ ड्रामा है बस, कहकर देव ने एक लंबी सांस ली और खामोश हो गया। आराधना जी, मैं ये सब किसी से नहीं कहता। आपके सामने यूँ सब कुछ कह जाना भी मेरी मर्जी में शामिल नहीं है। आपके वो कागज़ मेरे सामने आना और मेरी डायरी आपके हाथ लग जाना कोई इत्तेफाक नहीं, शायद रब की कोई मर्जी है। बस इतना कहूँगा, मेरी दोस्ती में आपको कभी निराशा नहीं होगी। मैं जल्दी कोई रिश्ता बनाता नहीं, और बन जाए तो शिद्दत से निभाता हूँ। और जितना समझा है आपको, शायद यही सब आपके साथ भी है। आप भी रिश्ते निभाने में यकीन रखती हैं। देव पहली बार किसी के सामने यूँ खुलकर बोल रहा था, रुक ही नहीं रहा था। आराधना जी, इससे पहले वो कुछ कहता, आराधना ने टोक दिया। आराधना ही कहिए। देव सर, दोस्तों में फॉर्मेलिटी की क्या ज़रूरत? आप भी सर कहना बंद कीजिए फिर, मुस्कुराते हुए देव ने कहा, और दोनों हंस दिए। अब चलें, नहीं तो देर हो जाएगी। आराधना ये कहकर उठ गई। दोनों अपने अपने रास्ते निकल गए। धीरे धीरे दोनों की मित्रता गहराती गई। एक दूसरे की परेशानियों में एक दूसरे का हौसला बन जाते, एक दूसरे की हर बात से वाकिफ थे। वक्त यूं ही गुजरता गया और दोनों करीब आते गए। दोनों की दोस्ती कब प्यार में बदली वो दोनों जान ही नहीं पाए। दोनों को ही एक ऐसा साथी मिल गया था जिससे मन की हर बात कह लिया करते। कहते हैं शादी का बंधन अटूट होता है, सबसे सुंदर रिश्ता, सबसे मजबूत। जब दो लोग इस बंधन में बनते हैं तो वो मानसिक और शारीरिक रूप से आत्मसमर्पण करते हैं ताकि बुनियाद से ही रिश्ते की इमारत मजबूत रखी जा सके। पर कई बार धीरे धीरे अनुभव होता है कि मानसिक और शारीरिक रूप से भले एक दूसरे को समर्पित है, पर आत्मिक रूप से लगाव बाकी है। दो आत्माएं कभी कभी पहले दिन से ही मिल जाती है और कभी कभी जिंदगी गुजर जाती है। आत्मिक मिलन नहीं हो पाता और जीवन अधूरा अधूरा सा रह जाता है। एक अकेलापन रह रहकर आत्मा को छलनी करता है और वक्त के साथ हम समझौता कर उसी अकेलेपन में खुद को खुश रखना सीख जाते हैं और वक्त के साथ चलते रहते हैं। पर कहते हैं अगर मन सच्चा हो तो आत्मा का ये जुड़ाव कहीं ना कहीं ईश्वर की मर्जी से जुड़ ही जाता है। बड़ी किस्मत से जीवन में कोई ऐसा रिश्ता मिल जाता है जब हमारी आत्मा किसी आत्मा से मिलकर संपूर्ण हो जाती है। ऐसे रिश्ते समाज की नज़र में गलत होते हैं, उंगलियां उठती है, उन पर कीचड़ उछाले जाते हैं, जबकि ऐसा ही एक रिश्ता राधा कृष्ण का समाज में पूजनीय है। समाज अपने इस दोगलेपन को कभी स्वीकार नहीं करेगा।
और ऐसे रिश्ते हमेशा गलत और नाजायज ही कहे जाएंगे, मगर मैं ऐसे रिश्तों को गलत नहीं मानती जो हमें खुद में संपूर्णता का एहसास देते हैं। ऐसे रिश्ते हमें अंदर से और निखार देते हैं। ऐसे रिश्ते रब की मर्जी से सिर्फ उन्हीं के जीवन में आते हैं जो रब की नज़र में ऊंचे हैं। रब जिन्हें तपाकर सोने से निखारना चाहते हैं उन्हें ही ऐसे रिश्ते सौंपते हैं। उनमें से भी कम ही लोग ऐसे रिश्तों की कदर कर पाते हैं। अक्सर नादानियों के चलते खो देते हैं वो इन रिश्तों को। ऐसा ही रिश्ता बन गया था आराधना और देव का, जो एक दूसरे की आत्मा को पूरा करते थे, एक दूसरे का सम्मान करते थे, एक दूसरे की भावनाओं को बिना किसी स्वार्थ के ऊपर रखते थे। वक्त गुजरता गया और रिश्ता गहरा और मजबूत होता गया। उधर माँ की तबीयत काफ़ी खराब रहने लगी। उन्हें वह अकेला छोड़ना भी मुमकिन नहीं हो पा रहा था। फिर भी आराधना सब मैनेज करती हुई चल रही थी। वक्त कब रुका है किसके लिए। 4 साल बीत गए। आराधना का दूसरा बेटा भी 2 साल का हो गया था, जिसका नाम उसने आरव रखा था। पर आराधना और देव के सिवा ये कोई नहीं जानता था कि आरव का पिता रणवीर नहीं बल्कि देव है। आराधना और देव बिना किसी स्वार्थ के एक साथ चल रहे हैं। नदी के 2 किनारों की तरह देव के मन में अब चाह उठने लगी कि दोनों को अब एक हो जाना चाहिए। दोनों एक दूसरे से बेपनाह प्रेम करते हैं और एक साथ अच्छा जीवन जी सकते हैं, तो उन्हें ये हक मिलना चाहिए कि वो अपने अपने साथियों से अलग होकर अपनी जिंदगी का सोचे और शादी के बंधन में बंधकर आगे का जीवन एक साथ बिताए। आराधना असमंजस में है, क्या ऐसा करना सही है। तभी देव ने समझाया कि जब उनके पास कोई राह नहीं थी तब तक दोनों ने अपने हालातों से समझौता कर लिया था। पर अब जब वो दोनों अपने रिश्ते को जी रहे हैं और उन्हें एक नाम देकर उस रिश्ते को इज्जत देना चाहते हैं, तो क्यों नहीं उन्हें मौका मिलना चाहिए। क्या उन्हें अपने जीवन को जीने का हक नहीं? क्यों बिना वजह उन्हें घुटन की जिंदगी ना चाहते हुए भी जीनी पड़े। आराधना सोचने के लिए वक्त मांगती है। आराधना के सामने अब कई सवाल खड़े हैं। क्या उसे देव को भूलकर वापस अपनी घुटन भरी जिंदगी में लौट जाना चाहिए? हो सकता है ऐसा करने के लिए उसे नौकरी भी छोड़नी पड़े और फिर से कैद होना पड़े उसी घुटन में हमेशा के लिए। क्या ये सही होगा? क्या उसे देव की बात मान लेनी चाहिए? रणवीर से तलाक लेकर उसे देव से शादी कर लेनी चाहिए। अगर वो ऐसा करती है तो बीमार माँ का क्या होगा? वो इस हाल में माँ को छोड़कर जाना भी नहीं चाहती। अगर वो सब छोड़कर देव के साथ चली जाती है तो क्या समाज और रिश्तेदार इस रिश्ते को स्वीकार करेंगे? अगर नहीं तो क्यों? इन सब सवालों के भंवर में उलझी आराधना अपनी जिंदगी का फैसला नहीं ले पा रही थी। तब उसने अपनी समस्या फेसबुक के एक ग्रुप में अपना नाम छुपाकर पोस्ट की, जहां बहुत से लोगों ने सलाह दी। कई लोगों ने इल्जाम भी लगाए। हो सकता है आराधना गलत भी हो, पर क्यों जब तक एक लड़की सबके मन की करती है, भले उसमें उसका जीवन बर्बाद हो रहा हो, तब तक वो आदर्श नारी है। और जैसे ही उसने एक कदम अपनी खुशी के लिए उठाया, उसे बदचलन चरित्रहीन जैसी संज्ञा दे दी जाती है। हालांकि यही सवाल मेरा देव के लिए भी है। कई पुरुष है समाज में ऐसे जिन्हें ना चाहते हुए भी एक घुटन भरी जिंदगी जीनी पड़ रही है। क्या उस देव को भी अपने जीवन की एक नई शुरुआत करने का हक नहीं? मैं जानती हूँ बहुत से लोग यहाँ भी उंगली उठाने आएंगे। मेरी गुजारिश है सबसे कि शालीनता के साथ सब लोग अपने विचार रखें। कोई बेफिजूल बहस में ना पड़े। केवल विचारों के मंथन के लिए और कुछ सही गलत की पहचान के लिए ये मुद्दा आप सब लोगों के बीच रखा है मैंने। आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये कहानी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।